नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं महाभारत एक्सप्रेस। महाभारत एक्सप्रेस का सफर पहुंच गया है मायानगरी मुंबई, जहां लोकसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर 2014 से लेकर 2019 दोनों ही चुनाव में 6 की 6 सीटें एनडीए ने जीती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब शिवसेना 2 भागों में बंट गई है, एनसीपी 2 भागों में बंट गई है। तो अब आगे की तस्वीर क्या होगी? इस बार 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। नए चुनाव चिन्ह के साथ 2 राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर रही हैं, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। लोकसभा की 6 सीटों पर क्या तस्वीर होगी? हमारे साथ मेहमान हैं, मुंबई की जनता है, उत्साहित कार्यकर्ता है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज एनडीए ने बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और वादा किया है कि संकल्प मैनिफेस्टो जारी किया है और जनता के बीच जाएंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। वहीं अन्य दल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस न्याय की बात कर रही है और बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है। मेरे साथ तमाम मेहमानों का पैनल है। आप देख सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों के, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, शरद पवार गुट, एनसीपी, एमएनएस, बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट और देखिए उत्साहित कार्यकर्ता और मुंबई की जनता। बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि मुंबई का रुख क्या है। राम भाई, आपकी तरफ से बात करेंगे। सबसे पहले तो आज आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो से कैसे होगा 400 पार? मैं इस मंथना के आरंभ में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ जो एनडीए पूरा गठबंधन है, हमने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है और दूसरी ओर जो कांग्रेस दल है उन्होंने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। और यदि आप विस्तार से और गहराई के साथ इस संकल्प पत्र को देखो तो सबसे अहम बात मोदी जी ने यहां पर कही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर इस देश की जो आबादी 140 करोड़ जनता की आबादी है, अधिकतर समय चुनाव में जाता है। अब चुनाव 3 महीने से चलेंगे, 3 महीने तक कोई नया काम नहीं होगा, उसके बाद 6 महीने के बाद और चुनाव आएंगे, फिर 3 महीने काम रुक जाएगा। राम भाई, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जुड़ रहे हैं और मेरी सहयोगी रोमाना खान के पास चलते हैं, जिनके साथ हरदीप सिंह पुरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी इस वक्त मौजूद हैं। हरदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका, एबीपी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला और आज आपसे बात करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वो संकल्प पत्र मोदी की गारंटी वाला 24 चुनाव से पहले देश के सामने आ चुका है। आपसे जानना चाहती हूं सर, पर्सनली आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस संकल्प पत्र का, मोदी की गारंटी का कौन सा लगा? देखिए जी, 48 पेज का ये संकल्प पत्र है, जिसके पहले पेजेस में जो हमने 10 साल में काम किया भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो लिस्टेड है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये विजन डॉक्यूमेंट है, जो एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट के आंकड़े हैं उससे आगे हम इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं। तो बाकी पार्टीज के मैनिफेस्टो से अलग ये एक विजन डॉक्यूमेंट है और ये जो विजन डॉक्यूमेंट हमें 2029 तक क्या काम करना है, भारत को 2047 की विकसित देश बनाने के रास्ते में। तो जो भी आप सेक्टर देख लीजिए इकोनॉमी का, यहाँ पे 24 गारंटीज है और आज तक ये मैं समझता हूँ विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में जो उन्होंने क्या कहा था हमने पार्टी से वो पूरा किया, 2019 में क्या कहा था वो हमने पूरा किया, 2019 में हमने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की थी वो हम ले आए। और आगे समय, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा आंकड़ा, हमारा ऑब्जेक्टिव था 4 करोड़ आवास का। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उस 4 करोड़ के बाद हम 3 करोड़ और लाएंगे। लखपति दीदी जो है हमारी ड्रोन दीदी, वो हमने कहा था 2 करोड़ होंगी, आज उन्होंने कहा है 1 करोड़ और 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे। इसलिए हर एक हमारी जो स्वनिधि स्कीम है, हमारी मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिल सकता था, अब 10 लाख की जगह 20 लाख का लोन मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है और इस
संकल्प पत्र में विशेष, मेरे हिसाब से तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें चुनावी मामले नहीं है। चुनाव तो इंसिडेंटल है, चुनाव तो आएगा, अभी भी आएगा, 2029 में भी आएगा, पर भारत देश की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हम दुनिया में 10वीं इकोनॉमी जीडीपी टर्म्स में से लेकर 5वें स्थान पे आए हैं, और अगले कुछ ही 2-3 साल में हम तीसरे स्थान में पहुंचने जा रहे हैं। और 2047 में अगर दुनिया की स्थिति ऐसी रही, वी विल बी अमंग्स द टॉप 2 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये संकल्प पत्र उसको सब्सटेंस देता है। तो सर, आपने वो जो कहा ना कि साहब ये संकल्प पत्र गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वाकई में जो राजनाथ सिंह जी हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि साहब संकल्प पत्र जिसका नाम मोदी की गारंटी है, और 24 कैरेट सोना जिस तरीके से खरा होता है ना, उसी तरीके से खरी ये गारंटी है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आता है कि हालांकि इस संकल्प पत्र के बारे में देश को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किस तरीके से क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उस पर इस संकल्प पत्र के जरिए जोर दिया गया है, लेकिन इसी पर विपक्ष निशाना साध रहा है। और वो मुद्दा सबसे बड़ा जो विपक्ष उठा रहा है और बीजेपी से पूछ रहा है कि जब 2014 था तब सीधे 2 करोड़ नौकरियों की बात की जाती थी, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, और अब 2024 में है तो नौकरियों का ना भी नहीं बोला। पहली बात तो जो विपक्ष में हमारे मित्र लोग हैं उनसे ये पूछना चाहिए, आपके पास कौन सा तराजू है जो कहता है कि नौकरियां नहीं हो रही हैं? कौन सा डेटा मैं उनको दूं? अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन होते हैं तो उसमें सीमेंट लगता है, उसमें स्टील लगता है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम मिलता है। अगर मान लीजिए धारा 370 के हटाने के बाद पथराव इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, वो तो किराए के टट्टू लाती है वहां पे, उनकी जगह अब लोग, टूरिज्म बढ़ रही है वहां पे, फ्लाइट्स भरी जा रही हैं, 1000 प्लेन भारत खरीद रहा है, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो नौकरियां नहीं बढ़ रही तो और क्या? देखिए, विपक्ष में इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने अपने कॉमन सेंस से छुट्टी ले रखी है, 2-3 महीने की छुट्टी ले रखी है, इसलिए वो जो उनके दिमाग में आता है कह जाता है, और कई बातें वो करते हैं वो हमें फायदा होता है। देखिए, इस समय भारत की अर्थव्यवस्था पिछले क्वार्टर में 8.6% ग्रो की थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। दिल्ली में देखिए सब जगह नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए होटल्स बन रहे हैं, टूरिस्ट दबा के आ रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट पहले 74 थे 150 हो गए, नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, नए मेडिकल, और ये नौकरियां नहीं मिल रही तो क्या कर रहे हैं? स्किल लेवल भी बढ़ रहा है, ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्री में जहां पे सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे भी नौकरियां मिल रही हैं। तो ये इनको लगता है कि ये कुछ बोल देंगे। अब बहुत करते हैं अरे पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ रहा है, अरे भाई दुनिया भर में पेट्रोल का काम, भारत एक ऐसा देश है जहां कम हुआ है, तो ये मुद्दे भी अकलमंदी से नहीं उठाते हैं, जो इनको इधर उधर की सुनाई बात होती है उसको कर देते हैं। अभी हमारे जमाने में गैस के सिलेंडर का प्राइस, अबे अंकल तुम्हारे जमाने में गैस का सिलेंडर ही नहीं था। हाँ जी। टोटल 14 करोड़ सिलेंडर थे 2014 में, वो अब 32 करोड़ है। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पाइप गैस होती है, प्राकृतिक गैस, उसको हम हर घर तक ले जाएंगे। जो हमारी पाइपलाइन 14,000 किलोमीटर थी उसको 33,000 किलोमीटर ले जाके 30% सस्ती होती है प्राकृतिक गैस, हम वो भी ले जाएंगे। ठीक है। तो उनको देखिए, आप ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल, और आप अच्छे तरीके से रख भी रहे हैं सर, सब बातें जो हैं वो आप बाकायदा फैक्ट्स और तथ्यों के साथ रख रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जो आपने अभी कहा ना कि साहब देखिए 4 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास के तहत घर थे वो दिए गए, आने वाले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ और आवास देने का वादा इस संकल्प पत्र के उद्घाटन के समय पर देशवासियों से किया। लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमलों का कॉम्बो पैक है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और कह रहे हैं कि देखिए ना आप, इसमें जो जुमले हैं वो तो सब 2022 में एक्सपायरी डेट उनकी निकल चुकी है। हर किसी को पक्का घर 2022 डेट थी, बुलेट ट्रेन जिसको आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम भारत में सिर्फ नहीं चलेगी बल्कि उत्तर दक्षिण पूर्व भारत में भी चलेगी, कह रहे हैं उसकी भी एक्सपायरी डेट 2022 निकल चुकी है। देखिए, विपक्ष को कहिए, हाँ जी, विपक्ष भी एक जनरल टर्म है। मैं आपको कांग्रेस वालों को अलग से बताता हूं, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे अलग से आता हूं। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें मैडम, तो आप ये देखिए कि इन्होंने भी एक आवास योजना की थी 2004 और 14 के बीच में बनाई थी, जिसमें इन्होंने ये
कहा था कि हम 13 लाख घर बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत। उसमें 13 लाख में सिर्फ वो 7 लाख बना पाए 10 साल में, 7 लाख। हमने अगले 10 सालों में हमने उस 7 लाख की जगह हमने 4 करोड़ किए हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं? ये कहते थे, वो युवा नेता कहते थे महामारी के दौरान, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? अरे मैंने उस समय भी कहा था, राजस्थान में तो आप कूड़े में फेंक रहे थे उसको, वैक्सीन को, और पंजाब में मुनाफाखोरी कर रहे थे। ये इनके नेता क्या कह रहे थे? ये नहीं चाहते थे हम इंडिविजुअली, हमने देश भर के अंदर इंडिजिनियस 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त बनाई और बांटी। ये क्या चाहते थे? बाहर से इंपोर्ट हो वो फाइजर और बड़ी महंगी वैक्सीन। तो इनका जो कमिटमेंट है देश के अंदर नहीं है। ये सारे मर्चेंट पॉलिटिशियंस हैं, आधा टाइम तो दूर रहते हैं। युवा नेता से पूछा जाए साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। पार्लियामेंट कितने महीने होता है? बाकी समय आप कहां होते हैं? स्पेन में होते हैं, थाईलैंड में होते हैं। ये एब्सेंटी पॉलिटिशियंस हैं। इसलिए जब वो मुद्दा उठाते हैं उनको पूछना चाहिए। आवास योजना की बात करें वो करें, अगर आप गैस सिलेंडर की बात करनी है वो करें, अगर आपको हवाई जहाज की, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन की, एयरपोर्ट्स की बात करें, हम किसी भी मुद्दे में कोई भी विषय ये ले आए, हम इनके साथ डिबेट करने को तैयार हैं। पर इनको प्रॉब्लम ये सवाल उठाते हैं जब इनकी पिटाई होती है फिर भाग लेते हैं वहां से। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्योंकि आपने बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया कैसे 24 लोकसभा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र मोदी की गारंटी वाला बीजेपी लेकर आई है, उसमें डिजिटल, सोशल और फिजिकल तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस। और फोकस इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक सर्वशक्तिमान और एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने के लिए यह रोडमैप है जो देश के सामने रखा गया है। और जो बात हरदीप सर पीएम की तरफ से कही गई कि साहब बीजेपी जो है वो सख्त फैसले और बड़े फैसले लेने से हिचकती नहीं है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अगली बात कही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यूसीसी। और इसमें मैं एक और जोड़ देती हूं सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वो बड़े कदम होंगे जो मोदी सरकार सत्ता में वापस आएगी तो फिर बढ़ता हुआ देखेंगे हम देश को इसी राह पर। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मोदी सरकार ने कभी भी बड़ा कदम और सख्त कदम उठाने से पहले ज्यादा उस पर झिझकी नहीं है। एक बार अगर हमने सोच करके और हमने फैसला कर लिया तो हम बड़ा कदम उठा लेते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो धारा 370 हो। आज जो आपने बात कही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसकी लैंग्वेज में आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने ये कहा, जी पढ़ दीजिए। Article 44 of the Constitution lists Uniform Civil Code as one of the directive principles of state policy। और उन्होंने यह भी कहा कि BJP believes there cannot be gender equality till such time as Bharat adopts a uniform civil code which protects the rights of all women। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। And BJP reiterates its stand to draw a uniform civil code, drawing upon the best tradition and harmonizing them with the best of time। देखिए, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें हमारी इंटेंशन और हमारा रिजॉल्व बिल्कुल क्लियर होते हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में यूसीसी को हम परस्यू करेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि अगले 5 साल के अंदर इसको हम हासिल भी कर लें। और जहां तक आपने बात की 1 कंट्री 1 पोल की, उसके बारे में आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप की थी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, एंड वी विल वर्क टूवर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन। तो दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, पर इनकी जो भाषा इस्तेमाल की गई है संकल्प पत्र में, उसको भी बड़े ध्यान से देखना चाहिए। और हमारी सिंसेरिटी और हमारा रिजॉल्व, हमारा संकल्प उससे में बिल्कुल जाहिर होता है। और बिल्कुल आप जो हैं वो डिप्लोमेसी के महारथी हैं, और ऐसे में एक एक शब्द का जो वक़्त होती है, जो कीमत होती है, उसे आपसे बेहतर और कौन समझा पाएगा सर। उसी अंदाज में आपने इस बात को बताया है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ पर वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। बस चलते चलते मुझे इतना और बता दीजिए हरदीप सर कि अभी तक जो बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी वाला सामने आ गया है, इसके बाद टारगेट कुछ रिवाइज करना चाहेंगे आप?
देखिए जो टारगेट हुआ है वो तो ऑलरेडी है, टारगेट है इस बार 400 पार हाँ जी। और 300 हमारे और एनडीए अलाइंस के साथ मिला के। पर ये गोल्ड स्टैंडर्ड संकल्प पत्र के बाद मैं यही कहूंगा कि ये संकल्प पत्र जो है हमारी कमिटमेंट, समाज सेवा, विकास की कमिटमेंट, भारत को विकसित भारत देश बनाने की 2047 तक सबको स्ट्रेंथन करेगी। तो इस संकल्प पत्र से वो इस बार 400 पार का जो हमारी जर्नी है, हमारा जो सफर है, वो और मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से स्वागत है आपका महाभारत एक्सप्रेस में। हमारे साथ मेहमानों का पैनल तैयार है और हमारे बीच मौजूदा सांसद शिवसेना के राहुल शिवाले जी हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आज आपका जन्मदिन है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे होगा महायुति का 400 पार का आंकड़ा? निश्चित रूप से महायुति का 400 का पार का आंकड़ा लोगों ने एक निश्चय किया हुआ है। लोगों को पता है कि 10 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए और जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा करने के लिए लोगों ने पहले से भी डिसाइड किया है कि इस बार 400 पार का जो नारा है वो पूरा करके दिखाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं आनंद जी, कैसे होगा? आप विपक्ष वाले कह रहे हैं तो इस बार मोदी जीते तो चुनाव होगा ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि आज घोषणा पत्र था, हमें उम्मीद थी कि रोजगार की बात होगी, हमें उम्मीद थी कि किसान भाई बहनों के लिए एमएसपी की बात होगी, हमें उम्मीद थी कि महंगाई कैसे कम होगी उस पर बात होगी, हमें उम्मीद थी कि पैसा और डॉलर के बीच का जो अंतर बढ़ता जा रहा है उसे कम करने की कोई बात होगी। लेकिन केवल जुमलेबाजी, 2024 का ठिकाना नहीं है और 2047 की जुमलेबाजी। 2024 का ठिकाना नहीं, 2047 की जुमलेबाजी कर रही है आपकी महायुति? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमने विकास का काम किया है उस विकास के काम के आधार पे हम लोग 400 पार करने वाले हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ा क्या रहने वाला है? 48 सीटों में आंकड़ा क्या होगा महायुति? महाराष्ट्र में 45 के ऊपर सीटें हम जीतेंगे और इसका संकल्प शिवसेना के हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब ने महायुति के माध्यम से 45 की सीट ज्यादा जीतेगी ये पहले से संकल्प किया है और पहले से ये वचन दिया हुआ है। एमएनएस की क्या भूमिका है? आप लोग महायुति के समर्थन में, कभी आप पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं, फिर उनके खिलाफ चुनाव में आते हैं, फिर वापस सपोर्ट करते हैं, आपको क्या मिल रहा है? जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मेरे साहब यानी राज ठाकरे साहब जब बोलेंगे कि तो डंके की चोट पे बोलेंगे। उनको जो व्यवहार है, जो चालू स्थिति में जो व्यवहार है वो हिसाब से देखा जाएगा तो उनको लगता है कि मोदी जी का काम उत्तम चल रहा है तो वो हिसाब से उन्होंने उनको सहयोग कर दिया, मोदी जी के लिए खड़े हो गए, मोदी जी को सपोर्ट किया। यानी संपूर्ण हिंदुस्तान में जितने भी मोदी जी के कैंडिडेट उनको चुन के लाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट से आप हैं, बताइए कितनी मजबूरी आ गई कि शरद पवार जी को कम से कम सीटों पर लड़ना पड़ रहा है? 10 से भी कम सीटों पे आप लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा एक संकल्प था इसमें कि जो जहां पे जीत सकता है उसको उतनी सीटें देनी चाहिए और महाविकास आघाड़ी का जब गठबंधन निर्माण करने का समय आया तो निश्चित रूप से शिवसेना में पिछले बार 22 के आसपास सांसद थे, कांग्रेस के और हमारे कम सांसद थे, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की भूमिका लेते हुए हम लोगों ने 10 सीटें लड़ने का वहां पे निर्णय लिया। आनंद जी, अभी तक ये पेच सुलझा नहीं है। कांग्रेस के नेता अभी भी दिल्ली जाकर उम्मीद में बैठे हैं कि एक सीट छोड़ देंगे, कांग्रेस 2 सीट पे कैसे लड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि 21, 17, 10 जब एक बार ये मामला सुलझ गया है तो कोई इसे क्यों तूल दे रहा है? हम आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता एक मंच पर उस दिन थे, तब बातें कौन बना रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको होशंगाबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह नहीं है और ज्यादा भीड़ होगी किसी को चोट लग जाएगी भैया, और आपको चोट लगना मतलब मुझे चोट लगना होता है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है।
साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। और ये जलन भी मोदी के कारण नहीं है, ये जलन 140 करोड़ देशवासियों का मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। वो ये प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे। भाइयों बहनों, ये लोग 10 साल से सत्ता से बाहर है। 10 साल में ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया, उनकी भावी पीढ़ियों का ही जैसे लूट गया। और कांग्रेस वाले अगर यही कारनामे करते रहेंगे ना, उनका तौर तरीका यही रहेगा, तो ये जलन उनको इतनी जला देगी कि देश आगे कभी मौका देने को तैयार नहीं होगा। और इसका कारण साफ है, आप दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होशंगाबाद में हो रहा था, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और हमारे साथ गेस्ट पैनल तैयार है। राहुल जी, एक सवाल जो विपक्ष कह रहा है कि
400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग संविधान बदलने वाले हैं। संविधान कोई बदल नहीं सकता है और दुनिया की कौन सी भी ताकत संविधान को बदल नहीं सकती है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, सब जयंती महोत्सव सभी विश्व में मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का जो सम्मान किया है उसके उनके कंपेयरिंग कोई नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कांग्रेस के टाइम कितनी बार संविधान बदला गया हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने संविधान का सम्मान करते और संविधान अपना एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है यही हर बार उन्होंने बताया और उसके माध्यम से संविधान के माध्यम से उन्होंने विकसित भारत का जो सपना दिखाया वो संविधान के माध्यम से। विकसित भारत का सपना 2047 तक का एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोग यहाँ महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि 45 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, देश में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। इतनी इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तमाम कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता आ रहे हैं और यहाँ उम्मीदवार भी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। 6 दिन बाद पहले चरण का मतदान है। देखिए, 2 सटीक बातों में इसका जवाब दे दूं। पहली बात, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि देश का समूचा विपक्ष हताशा में है, निराशा में है, ना उनके पास नीति है, ना नेता है, ना नीयत है और इस कारण बिखरा हुआ विपक्ष लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। कभी कह रहा है कि संविधान बदल रहे हैं और कभी कह रहा है कि यह 400 पार का नारा क्यों। विपक्ष भ्रमित करने का काम कर रहा है। मेरे साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, इनसे भी जानेंगे। सब 400 पार कैसे होगा? 400 पार मोदी जी के साथ होगा और हमारे मुंबई से जो हमारे खासदार साहब है उनके साथ होगा 400 पार। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ये जगत के विकास के लिए, न कि भारत के विकास के लिए उनका योगदान रहा है। ऐसे विकास पुरुष को हम भारी मतों से जिताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। क्या नारेबाजी कर रहे थे आप? 1 लाख से किसे जिता रहे हैं? देख लेना आंखों से, हम आएंगे लाखों। अरे देख लेना आंखों से। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? उद्धव साहब, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और पूरे गर्व से बनेगी। सीटें आ रही हैं 300 पार, इस बार 300 पार है। उतनी सीटों पे तो लड़ भी नहीं रहे। इंडिया गठबंधन यहाँ पे 35 के ऊपर हमारे। यहाँ कांग्रेस के नेता अभी भी दिल्ली जाकर लड़ रहे हैं कि हमें सीटें मन मुताबिक नहीं मिली। तो आप सोचिए कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की ताकत कितनी ये है। आपके कांग्रेस के नेता। हम शिवसैनिक है, यही मैं बता रहा हूँ। ये मिंदेगढ़ को मोदी के पास जाना पड़ता, अमित शाह के पास जाना पड़ता था। अमित शाह मातोश्री में आके 2 सीट दीजिए, 1 सीट दीजिए, ये इनकी लायकी है। यहाँ के सांसदों को वहाँ पे सीट नहीं मिल रही है। बिल्कुल, लोगों से बातचीत जारी रहेगी, जनता का मत जानते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। नई लिस्ट समाजवादी पार्टी के सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी इस नई लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से भीष्म शंकर को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारने की तैयारी की है। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत को टिकट दिया गया है। तो कुल 7 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।